मिशन 2022 नजदीक है। तमाम दल अपने अपने काम का आकलन कर रहे हैं। हमारे साथ धर्मपुर विधानसभा सीट से विधायक विनोद चमोली मौजूद हैं। उनसे जानते हैं 4.5 साल के काम में किस तरीके से वो अपने आप को देखते हैं और अब आगे क्या कुछ तैयारी उनकी है। सर, सबसे पहले स्वागत है आपका डेली ट्रिक न्यूज़ में। 4.5 साल का लगभग काम हो चुका है, समय पूरा। बतौर विधायक आपकी क्या क्या उपलब्धियां रही हैं? देखिए, अपने 4.5 साल के कामकाज से मैं काफ़ी संतुष्ट हूँ। और किसी भी कामकाज का जब आकलन होता है तो उससे पहले के से उसकी तुलना करनी पड़ती है। तो कुछ यहाँ पर प्रमुख काम थे जो बहुत लंबे समय से लंबित पड़े हुए थे। उन कामों का आज मैं कर पाने में सफल हो पाया हूँ, जिनको प्रमुख रूप से जिनको मैं मानता हूँ कि जिनको होना जरूरी था और जो आज हो पाए हैं। जैसे भंडारी बाग का फ्लाईओवर है जो आरओबी हमारा बन रहा है। पिछले 25 साल से उसकी डिमांड थी। तमाम बार ये अटकलें लगाई जाती कि आज शुरू हो रहा है, कल शुरू हो रहा है, लेकिन वो शुरू हो नहीं पाया था। में काफ़ी दिक्कतें थी, लेकिन हमारी सरकार आने के बाद, केंद्र सरकार में हमारी सरकार होने के बाद हम लोगों के प्रयासों से वो सारी दिक्कतें दूर हुई और आज आरओबी का काम हमारा चल रहा है। तो जो काम 25-30 साल से पेंडिंग चल रहा था, आज हम उसको कर पा रहे हैं। इसी प्रकार बाईपास है। 2011 से अभी तक बाईपास का काम लंबित पड़ा हुआ था, वो काम हो नहीं पा रहा था। उसमें भी तमाम न्यायालय की दिक्कतें थी। उसके बाद विभाग के अंदरूनी समस्याएं थी, उनका भी निस्तारण हुआ। और वहाँ भी आज 42 करोड़ की लागत उसके टेंडर हो गए हैं। और जैसे बरसातें ख़त्म हो रही है उसके बाद उसका काम शुरू होने वाला है। 4 लेन का काम हम वहाँ पर करने वाले हैं। ये भी एक बड़ा काम मैं समझता हूँ हम लोगों ने किया है। इसी तरह पेयजल को लेकर बड़ी समस्या थी, क्योंकि मैं मेयर भी रहा हूँ, आप लोग जानते हैं। तो उसी समय अमृत योजना की कुछ योजनाएं हैं जिनको मैं उस क्षेत्र में लेके आया हूँ और काफ़ी हद तक पेयजल संकट से क्षेत्र को मुक्ति मिली है। और लगभग 73 करोड़ की लागत से पेयजल संकट दूर किया गया। साथ में कुछ जगहों पर ड्रेनेज की बहुत बड़ी समस्या थी, जैसे आपका बामण वाला क्षेत्र है जिसमें रुचिपुरा है, ब्राह्मण वाला है, महबूब कॉलोनी लोहिया नगर का इलाका आता है, कुछ ब्रह्मपुरी का हिसाब भी है। इसी तरह से इंदिरा गांधी मार्ग है, उसमें भी लोहिया नगर का हिस्सा आता है, ब्रह्मपुरी का हिस्सा आता है। तो यहाँ पर जलमग्न रहता था ये क्षेत्र। तो यहाँ पर हम लोग काफ़ी बड़े स्तर पर ड्रेनेज का काम कर पाए हैं। तो ये सारा पैकेज था, इसमें पेयजल भी था और ड्रेनेज का काम भी था, कुछ पार्कों का काम भी थे। तो कोई 73 करोड़ लागत से अमृत योजना इन क्षेत्रों में काम हुआ है। सड़कों का काम अभी बाकी है, क्योंकि बरसात के चलते हम उसको कर नहीं पा रहे थे। बरसातें जैसे समाप्त होती उसके टेंडर हो रखे हैं, सड़कों का काम भी होंगे। इसी तरह से मेरी विधानसभा में जो मेव वाला क्षेत्र है, हरबज वाला वार्ड, वो मेवाला क्लस्टर के नाम से हम उसको जानते हैं। तो वहाँ पर भी पेयजल का बड़ा संकट था। तो ये भी हमने लगभग 72 करोड़ की लागत से वर्ल्ड बैंक की योजना से वहाँ इस समय काम चल रहा है, उसका भी समाधान लगभग हो गया है। साथ ही हमारे क्षेत्र में सिविल लाइन नहीं थी। तो जो देरा खास वार्ड है, विद्या विहार है, बंजारा वाला, मथुरा वाला, कुछ हिस्सा केदारपुरम का, तो 450 करोड़ की लागत से यहाँ पर सीवर का काम शुरू होने जा रहा है, जो लगभग प्रोसेस हो गया है। कुछ क्षेत्र के तो टेंडर हो गए हैं, जो देरा खास और विद्या विहार है, 100 करोड़ के टेंडर लगभग हो गए हैं। 350 करोड़ का टेंडर प्रोसेस में है इस समय। और उसमें सिविल लाइन के साथ साथ जहाँ जहाँ पेयजल संकट है वहाँ वहाँ पेयजल का भी समाधान होना है, ड्रेनेज का भी समाधान होना है, और बाद में सड़कों का भी बनना है, और 5 साल तक का मेंटेनेंस भी है। तो ये सारा काम मैं इस बीच में कर पाया हूँ, और जो काम सब धरातल पर आ रहा है, तो मैं समझता हूँ कि अपने आप में ये नियोजन से जुड़े हुए काम हैं, बड़े काम हैं, और जो मेरा रुचि का विषय भी है कि मैं प्लानिंग में ज़्यादा विश्वास करता हूँ, ये काम हम लोग कर पा रहे हैं। सर, इसी से जुड़ा हुआ एक सवाल है कि पहले बतौर मेयर आपने काम किया, अब बतौर विधायक, कितना अंतर इन दोनों का? दोनों में अंतर है, क्योंकि मेयर में आपको बोर्ड को हेड करना होता है, प्रशासनिक कार्य में मेरे पास था, और मैं स्वयं में नीतियाँ बनाता था, उनको लागू करता था। कई बार सरकार का इंटरफेरेंस होता था, लेकिन उसका भी हम लोगों ने समाधान किया। और बहुत सारी योजनाएं ऐसी जो हम शहर में ला पाए, जैसे देहरादून अपने आप में एक सौभाग्यशाली शहर है, जिसमें अमृत योजना भी चल रही है और जिसमें स्मार्ट सिटी की भी योजना चल रही है। ये सब मेरे कार्यकाल का है। तो बहुत सारे काम हम उस समय कर पाए थे। अभी विधायक का काम थोड़ा सा हटके है। विधायक में आप स्वयं में बहुत निर्णय नहीं ले पाते हैं, आपको सरकार को काम रिकमेंड करने होते हैं, और उस प्रोसेस में होकर वो गुजरता है, और उसके बाद ही हम उसको धरातल पर ला पाते हैं। थोड़ा काम का अंतर है,
उस वो काम तो उसी तरह का था, ये काम दूसरी तरह का। सर, स्मार्ट सिटी का आपने जिक्र किया है। स्मार्ट सिटी के काम की वजह से तमाम दिक्कतें भी कुछ आ रही हैं। खजानदास जी भी बीते दिनों धरना देने की बात कह चुके हैं। लगता है क्या अधिकारी नहीं सुनते हैं विधायकों की, ऐसा कुछ है? अब मुझे ऐसा लगता है कि जो एग्जीक्यूशन की प्रॉब्लम है स्मार्ट सिटी के काम में, जो मैं देख रहा हूँ, मेरे मेयर भी लगातार घूम रहे हैं, क्षेत्र में जाते हैं, लगभग अखबारों में अक्सर देखता हूँ कि उसकी मॉनिटरिंग करने का प्रयास कर रहे हैं। हमारे विधायक जी खजानदास जी क्षेत्र में लगातार बने हुए हैं, लेकिन अधिकारियों के जो काम करने का तरीका है उसके कारण आज लोग परेशान हैं। अब जैसे उदाहरण के लिए बरसातें चल रही थी, तो उस समय खुदाई का काम पहले नहीं होना चाहिए था, क्योंकि बरसातों में बहुत बड़ी दिक्कत हुई। तो हमको थोड़ा प्रायोरिटीज़ बदलनी चाहिए थी मौके को देखते हुए कि अभी क्या करना जरूरी है, क्या करना नहीं जरूरी है। तो कहीं ना कहीं एग्जीक्यूशन की कोई दिक्कतें मुझे ऐसा लगता है उसमें हो रही हैं, लेकिन धीरे धीरे उसका समाधान भी हो जाएगा, क्योंकि बड़ा काम है, थोड़ा समय तो लगेगा। अच्छा, आपने कहा दोनों काम अलग है, मेयर का अलग है, विधायक का अलग है। बीते दिन एक वीडियो भी ऑडियो आपका वायरल हुआ था कि मैं मेयर ही ठीक था, विधायक तो नहीं बनना चाहिए था। क्यों, ऐसा क्यों लगा आपको कि? नहीं, देखो, मेयर में मैं स्वयं निर्णय लेता था, पूरी ब्यूरोक्रेसी को स्वयं में नियंत्रित करता था, और सीधा सीधा मुझे काम करना होता था। अभी मैं कामों को रिकमेंड करता हूँ। तो जो प्रशासनिक जो काम करने के तौर तरीके हैं, निश्चित तौर पर मेरे अपने तरीकों में जो आज चल रहे हैं उनमें फ़र्क लगता है। तो क्योंकि उसमें मैं सीधे सीधे मेरी जवाबदेही, तो मैं अपने हिसाब से काम करता था, मुझे लोगों को बोलना पड़ता, दोनों में अंतर तो ही है, कर रहे हैं। आपने एक बात भी कही थी अभी कि दूसरों को कहना पड़ता है अभी काम के लिए। 3 मुख्यमंत्री बदल चुके हैं। आपकी विधानसभा के लिए कौन बेहतर रहा और आपको कौन सा पसंद है सबसे ज़्यादा? देखिए, मैं बहुत खुले मन से कह सकता हूँ कि सभी विधायकों ने मेरी बात का सम्मान किया है। माननीय त्रिवेंद्र जी को ज़्यादा समय मिला, 4.5 साल, 4 साल हो रहे पूरे। तो 4 साल में जब जब मैंने जो जो चाहा उन्होंने निर्णय लिया। धीरज जी के समय पर भी कुछ चीज़ें थी जो मुझे उनसे भी कहनी पड़ी, उन्होंने भी मेरे कहने के अनुसार निर्णय लिया। और पुष्कर धामी हैं, वर्तमान में हमारे मुख्यमंत्री हैं, छोटे भाई की तरह हैं। तो कोई बात गिराता नहीं है, क्योंकि अब शायद उसका एक कारण भी है कि मैं भी बहुत पुराना हो गया हूँ, सब साथ के लोग हैं, कुछ मेरे बाद के लोग हैं, तो पूरा सम्मान रखते हैं। लेकिन एक प्रक्रिया लंबी है। मेयर में आप तुरंत वहीं पर बैठ कर निर्णय लेते थे, मेरे बगल में ऑफिस था, अधिकारी को बुलाया, तुरंत डांटा डपटा जो भी कहना हुआ कहा, चलो भाई क्षेत्र में चलो, तुरंत काम पे काम लगाया, क्योंकि वहाँ पर मैं सीधे नियंत्रण करता था। अभी क्या है कि मैं कोई बात कहूँगा तो मुझे अधिकारियों को कहना पड़ेगा, वो नहीं सुनेंगे तो मंत्री को कहना पड़ेगा, तो फिर मुख्यमंत्री को कहना पड़ेगा। तो मिलना और कहना ही एक समय ले लेता है, फिर उसके बाद उसको नीचे उतर के धरातल पर आना, तो उसमें समय ज़्यादा लगता है। ये दोनों में ही अंतर है। यानी मेयर ही अच्छे थे। नहीं, मैं लगता हूँ कि शहर को मैं मेयर ठीक लगा हूँगा, ऐसा मेरा मानना है। आज भी लोग कहते हैं जो मेरी विधानसभा में, उनको मैं विधायक ठीक लगता हूँ, लेकिन हर समय एक ही स्थिति में तो आप नहीं रह सकते। अच्छा, कहा जा रहा है कि पार्टी कुछ विधायकों का टिकट भी इस बार काट सकती है। मानसिक तौर पर विनोद चमोली ने खुद को कितना तैयार किया? देखो, विनोद चमोली ने जिस दिन पार्टी की सदस्यता ली थी, उस दिन से अपने आप को कार्यकर्ता मानता है। ये अलग बात है कि मुझे चुनाव लड़ने को मिले, मैं चुनाव जीता भी हूँ सारे, और ऐसा भी कालखंड रहा जब मुझे चुनाव नहीं भी लड़ाएगा। 10 साल तक मैं चुनाव नहीं लड़ा। तो मैं एक ऐसा कार्य करता हूँ कि पार्टी जिस रूप में भी मुझे उपयोग करना चाहेगी, मैं मानसिक रूप से उसके लिए तैयार रहता हूँ। आपको पार्टी अध्यक्ष बनाने का खत भी वायरल हुआ था, आपने शिकायत की थी। आप अभी बोल रहे हो कि पार्टी जिस रूप में भी काम लेगी, तो क्या अगर ऐसा कुछ होता है तो जिम्मेदारी मिलती है, आप तैयार हैं? और दूसरी बात, जो खत वायरल हुआ था, किसने किया था, जानकारी कुछ है? देखिए, निश्चित तौर पर पार्टी मेरे बारे में जो भी निर्णय लेगी, वो मुझे बूथ का अध्यक्ष बनाने का भी निर्णय लेगी, तो वो मैं सार स्वीकारूंगा, उसमें मुझे आनंद आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। पार्टी का काम करना है, समाज का काम करना है, तो पार्टी जो भी निर्णय लेगी उसको स्वीकारेंगे, और उस पर अपने आप को साबित करने का प्रयास करेंगे। भाई जहाँ भी पार्टी काम देगी उसको अच्छे से अच्छा करने का प्रयास करेंगे। जहाँ तक मेरे अध्यक्ष बनने का पत्र वायरल होने का सवाल है, तो मैं तो वायरल अध्यक्ष हूँ उस हिसाब से। अध्यक्ष तो नहीं हूँ। और मैंने तुरंत ही कह दिया था कि एक अफवाह है, इस पर ज़्यादा ध्यान न दें, क्योंकि बहुत ज़्यादा तेज़ी से चीज़ें सोशल मीडिया में चल रही थी। तो उसको मैंने रोका, और जब मुझे रात तक लगा कि अभी भी लोग लगातार मुझसे संपर्क बनाए, तो मुझे एक वीडियो डाल के फिर भेजना पड़ा सोशल मीडिया में। अब उसमें पार्टी ने संज्ञान लिया है, मेरे प्रदेश जो भारतीय जनता पार्टी हमारी है, उसके मीडिया सेल ने उसकी रिपोर्ट की है। अब पुलिस अपने तौर पर देख रही होगी, लेकिन ये उचित नहीं है, ऐसा मेरा मानना है।
जब सीएम थे त्रिवेंद्र रावत, तब आपकी उनके साथ फ़ोन पे काफ़ी बहस हुई थी। अब कैसे रिश्ते हैं उनके साथ? नहीं, मेरे रिश्ते पहले भी अच्छे थे, आज भी अच्छे। और फ़ोन पर जो बहस हुई वो नज़दीकी रिश्तों के कारण ही हुई थी, क्योंकि हम तो साथ के लोग हैं। हमारे वो मुझसे थोड़ा बड़े हैं, बड़े भाई की तरह हैं, और मेरे बड़े अच्छे दोस्ताना संबंध भी हैं उनसे। और बहुत कुछ वो हमको प्रेरित भी करते हैं, ऐसा नहीं है। तो क्योंकि निकटता इतनी ज़्यादा है कि संबंधों में औपचारिकताएं समाप्त हो जाती हैं, इसीलिए वो हुआ। अब वो वायरल हो गया, वो अलग फैक्टर है कि सिचुएशन ऐसी थी कि उसको मीडिया ने पकड़ लिया और उसके बाद मीडिया ने चलाया, मीडिया अपना काम कर रहा है। लेकिन वो ज़्यादा निकटता के कारण ही ऐसा हुआ है। अगर इतनी निकटता नहीं हुई तो औपचारिक संबंध होते तो फिर औपचारिक बातचीत होती है। अनौपचारिक बातचीत हमेशा तभी संभव है जब आपकी निकटता ज़्यादा होती है। जो लोग 2017 में कांग्रेस छोड़ के आपके परिवार में शामिल हुए, क्या उन लोगों के साथ लगता है ऐसा कि नाइंसाफ़ी हो रही है? आपकी पार्टी में उमेश शर्मा काऊ हो, हरक सिंह रावत हो, खुलकर वो लोग बोल चुके हैं। क्या बात बदनाम कर रहे हैं पार्टी को, या लगता है कि कुछ, हाँ, ऐसा कुछ हुआ है? देखिए, वो आज भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, भारतीय जनता पार्टी के विधायक नेता है भारतीय जनता पार्टी। हम उनको पार्टी से अलग रखकर नहीं देख सकते, देखेंगे तो बेईमानी होगी, गलत बात है। और उनको भी पूरा आत्मविश्वास होना चाहिए कि वो पार्टी के कार्यकर्ता हैं, और निश्चित तौर पर किसी भी कार्यकर्ता के बारे में पार्टी जितना सोचती है उनके बारे में सोच रही हो, क्योंकि वो भी कार्यकर्ता है। तो इस तरह ये कोई कारण नहीं है। आदमी अपने आप को असुरक्षित महसूस करे, ये कोई कारण नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ने जिस कमिटमेंट के साथ उनको लाई थी, पूरे कमिटमेंट भारतीय जनता पार्टी ने निभाए हैं। उनको भी अपने आप को पार्टी से अलग करके नहीं देखना चाहिए। वो भारतीय जनता पार्टी का हिस्सा है। भारतीय जनता पार्टी जैसा उनसे काम लेना चाहते हैं, कैसा काम उनको देना चाहिए, और उनको संतुष्ट रहना चाहिए, मेरा ऐसा मानना है। आखिरी सवाल सर, स्थायी राजधानी सबसे बड़ा मुद्दा, और खासकर चुनाव के दौरान क्या मानते हैं, गैरसैंण या देहरादून, स्थायी राजधानी कौन होनी चाहिए? देखिए, गैरसैंण आज ग्रीष्मकालीन राजधानी है। बहुत लंबे समय से विषय चल रहा था, 20 सालों से कोई इतना बड़ा निर्णय ले नहीं पाया था। ये हमारी सरकार थी जब त्रिवेंद्र जी ने बजट सत्र में गैरसैंण ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित किया। और आपने देखा कि कितना उल्लास लोगों में था, कितनी खुशियां लोगों ने मनाई, और बहुत लोग भावुक भी हुए, मेरे जैसे लोग, क्योंकि हमारे लिए गैरसैंण बड़ा महत्वपूर्ण विषय है और पूरे पहाड़ के अस्मिता से जुड़ा हुआ विषय है। हम उस रूप में उसको देखते हैं। तो हमने एक कदम आगे बढ़ाया, उसको हमने ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित किया। आपको अस्थायी राजधानी के लिए पहले अवस्थापना सुविधाएं जुटानी पड़ेंगी, वो व्यवस्थाएं बनानी पड़ेंगी, ताकि आप अस्थायी राजधानी चला सकें। तो मेरा जो विधानसभा के अंदर का भाषण है उसमें स्पष्ट मैंने कहा है कि ये ग्रीष्मकालीन राजधानी जो बनी है, ये अस्थायी राजधानी की बुनियाद पड़ी है। ये मानना चाहिए कि भविष्य में अस्थायी राजधानी भी हो सकती है, बशर्ते हम जितनी जल्दी अवस्थापना सुविधाएं जुटा सकते हैं, तो आने वाले समय में अस्थायी राजधानी भी बनाई जा सकती है। तो लोगों को ये संभावनाएं बनी हुई हैं, और इस पर कोई दोहरा नहीं रखना चाहिए, कोई संदेह नहीं करना चाहिए, क्योंकि चीज़ें आगे बढ़ रही हैं। हो सकता है आने वाला समय वो आए जब हम इसको अस्थायी राजधानी बना सकें, उसको सबको मिलकर काम करना चाहिए। ये थे हमारे साथ विधायक विनोद चमोली जी, जिनका साफ तौर पर कहना है कि मिशन 2022 को लेकर पूरी तरीके से वो तैयार है, और गैरसैंण स्थायी राजधानी भी हो सकती है प्रदेश की, अभी बुनियाद रखी है।